जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्रेश चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 9 है, एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स इन बिजनेस, बिजनेस के एथिक्स हम सीखेंगे। ठीक है, बिजनेस क्या है ये तो आपको पता ही है। कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए एथिक्स क्या है ये हमने इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, अच्छा आगे चलने से पहले एक चीज मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। एथिक्स हमारे 3 सब्जेक्ट्स में डिस्कस हुए हैं कैफ लेवल पे। 3 में तो कम से कम मुझे कंफर्म है, बाकी शायद किसी और सब्जेक्ट में भी हो जिसका मुझे ना पता हो। एक शाबाश, FAR2 टैक्स, चलें बल्कि इसको 4 कर लेते हैं। FAR2 टैक्स, MFA और ऑडिट। शाबाश शाबाश। अच्छा, टेक्स्ट में वो बताते हैं इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये अल्फाज होते हैं। ये 4 जगहों पे बेसिक प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, यह है कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाता है। इसके बेसिक प्रिंसिपल सेम है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। यानी जब आप FAR2 में एथिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप ये सीख रहे होते हैं जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपने कौन से एथिक्स को फॉलो करना है एज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ज्यादा प्रोफेशनल है। ऑडिट में जब आप पढ़ रहे होते हैं बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं, एप्लीकेशन डिफरेंट है, केस स्टडीज डिफरेंट आती है। इसमें जब केस स्टडीज आती है तो मेरा ख्याल है आपको अकाउंटेंट बनाता है कि आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई CFO की पोजीशन पे, CEO की पोजीशन पे। यहां पे ऑडिट में जब आप केस स्टडी कर, आपको ऑडिटर बनाएगा कि आप कंपनी की चेकिंग करने के लिए गए, अब बताइए क्या करना है। टैक्स में जब आप कोड ऑफ एथिक्स बेसिक प्रिंसिपल सेम है, एप्लीकेशन डिफरेंट। इसमें आपको कोई टैक्स प्रैक्टिशनर बनाएगा शायद, और कोई इस तरह की केस स्टडीज होती होंगी कि शायद क्लाइंट ने आपसे कहा कि भाई मेरा रेवेन्यू है इसको छुपा दो ताकि मुझे टैक्स कम पे करना पड़े, आपको क्या करना पड़ेगा वगैरह। MFA में आपको भी कोड ऑफ एथिक्स सिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें इनकी एप्लीकेशन है एज बिजनेसमैन। एज बिजनेसमैन देखिए ना, बिजनेसमैन ये तो अकाउंटेंट है, इसने फैसले नहीं करने बल्कि जो ओनर ने फैसले किए उनको रिकॉर्ड करना है। इसने चेक करना है कि जो फैसले इसने रिकॉर्डिंग किया वो ठीक ही है कि नहीं, और टैक्स वाले ने देखना है कि टैक्स इस जो भी रिकॉर्डिंग की बेस पे टैक्स बनता है वो सही पे हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये जो MFA में मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन है भला? ये एप्लीकेशन बिजनेस पॉइंट, इसमें आपको बनाएगा बिजनेसमैन। क्या आप ओनर है, आपका अपना बिजनेस है, अब ये सिचुएशन आई है, बताइए इसमें कैसे डिसीजन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होता है, कहता है ओह सर कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाने लगे हैं। कोड ऑफ एथिक्स ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, अगले 2-3 दिन तो मैं छुट्टियां करूंगा। ठीक है, याद रखिए बेसिक प्रिंसिपल सेम है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। इसका मतलब है थ्योरी मिलती जुलती होगी, केस स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट हो। केस स्टडीज में जमीन आसमान का फर्क होगा, थ्योरी तकरीबन 90% शायद सेम हो, बल्कि इसमें भी कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और भी चीजें हैं। ये चैप्टर जो है ना, इसमें कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ 30% है। ठीक है, तो 30% आपकी ये चीज वही होगी जो शायद आपने अकाउंटिंग में FAR2 में पढ़ी है या टैक्स में पढ़ी है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। वो केस स्टडी वो आएगी नहीं जो आपको टैक्स में या दूसरे सब्जेक्ट में आती थी। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव एप्लीकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखिएगा। इस सब्जेक्ट में जब हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, वो एप्लीकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिजनेसमैन के। आपने बिजनेसमैन बन के आपसे डिसीजन मेकिंग करवाएगा कि बताओ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप एक 25 साल के बंदे को आप 50,000 सैलरी पे रख सकते हैं काम करने के लिए फैक्ट्री में, और दूसरी ऑप्शन है 10 साल के बच्चे को 8,000 में रख सकते हैं। बताइए किसको रखेंगे? यह है एथिक्स का क्वेश्चन। इसमें बिजनेस में, अब ये देखें, आपने शायद अकाउंटिंग में इस तरह की डिसीजन मेकिंग शायद नहीं की होगी, टैक्स में नहीं की होगी, यहां पे आपसे इस तरह की डिसीजन मेकिंग करवाएगा, पूछेगा इसके एथिकल इंप्लीकेशन। क्यों? ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली चीज ये समझ ले कि हालांकि एथिक्स आप शायद किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ के आए हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी। क्लियर होगी ये बात? अगली चीज, एथिक्स है क्या?
एथिक्स को कहते हैं भाई लंबी चौड़ी, आपकी बुक में ना उसने लंबी चौड़ी डिस्कशन की है, इसकी डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन, 2 हरफी अगर बात आपको बताऊं ना मैं, जो उसकी समरी निकाल के, जो बुक में भी उसने लिखी है समरी है, वो कहता है एथिक्स का मतलब होता है ये डिसाइड करना क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये डिसाइड करना क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और फिर राइट के ऊपर अमल करना, ये है एथिक्स। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी अहम बात उसने बुक में लिखी हुई है, वो क्या कहता है, एथिक्स एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है। एब्सोल्यूट कंसेप्ट, एब्सोल्यूट कंसेप्ट क्या है, जो सबके लिए एक जैसा हो, सूरज मशरिक से निकलता है, एब्सोल्यूट फैक्ट है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, कोई भी ये नहीं कहेगा मगरिब से निकलता सर। लेकिन एथिक्स क्या है, ये रिलेटिव कंसेप्ट, मेरे लिए हो सकता है कोई और चीज राइट हो, आपके लिए राइट चीज कुछ और हो, ठीक है, मेरे लिए मैं किसी राइट और रॉन्ग का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए डिफरेंट हो, आपके लिए डिफरेंट हो। एक बिजनेसमैन हो सकता है एक चीज को बिल्कुल गलत समझ रहा हो, और दूसरा बिजनेसमैन उस चीज को अच्छा समझ रहा हो और उसको अडॉप्ट कर रहा हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल में रिलेटिव कंसेप्ट, मेरे ख्याल में चीटिंग करना एथिक्स का एथिकल नहीं, अनएथिकल है मेरे ख्याल में। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट के, सर हम तो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, फर्क सिर्फ यह है कि अगर क्लास में बैठ के शेयर कर रहे हो तो आप शाबाश देते हैं, और एग्जाम में बैठ के शेयर कर रहे हो तो आप कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। वही चीज क्लास में ठीक हो जाती है और वही चीज जब हम एग्जाम में बैठे तो वो गलत, ये कैसे हो, नहीं 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 नहीं, वो एथिकल है, आपके लिए हो सकता है एथिकल, लेकिन मेरे लिए अनएथिकल। तो एथिक्स एक रिलेटिव कंसेप्ट है। एथिक्स का मतलब एक बंदे के लिए हो सकता है राइट रॉन्ग कोई और चीज हो, दूसरे बंदे के लिए राइट और रॉन्ग कोई और चीज हो। एथिक्स का मतलब समझ आ गया, डिसाइड करना क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और फिर एथिक्स एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर कभी हम एनालिसिस करने के लिए पॉजिटिव चीजों का एनालिसिस कर रहे हो केस स्टडी में, तो साथ ही साथ नेगेटिव चीजों का भी एनालिसिस कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं ना, अगर हम चाइल्ड को, बच्चे को अपनी फैक्ट्री में लेबर में ऐड करें तो इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। एनालिसिस करने के लिए देखिए, कंक्लूजन के ऊपर नहीं, एक होता है एनालिसिस, एनालिसिस का असूल होता है आपने सारे फैक्ट्स का एनालिसिस करना है, कंक्लूजन बाद में देखेंगे, ठीक है। एनालिसिस में अगर मैं केस स्टडी सॉल्व करते ये लिखूं ना कि बच्चों से लेबर करवाने से हमारी कॉस्ट कम होगी, तो आपने ये नहीं कहना सर ये गलत है इसको ना लिखे। एनालिसिस करने के लिए केस स्टडी में लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस, इसमें इन लॉन्ग रन जो उस कंट्री के पॉपुलेशन वो एजुकेटेड नहीं होगी। तो एनालिसिस करते हुए हम सारे एंगल से, ये केस स्टडी का असूल आपको पहला बता रहा हूं, जो एथिक्स की केस स्टडी आएगी, आपको जो भी केस स्टडी देगा आपने एनालिसिस केस स्टडी में सारी बातें करनी है, अच्छी भी बुरी भी। कंक्लूजन फिर आपको जो राइट लगे आप वो कीजिएगा, लेकिन एनालिसिस सारी चीजों का करना, ये गलती नहीं करनी कि केस स्टडी में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखे कि सर ये यही एथिक्स है, अनएथिकल बात तो मैंने कोई लिखनी ही नहीं है। नहीं, एनालिसिस करते हुए एथिकल अनएथिकल दोनों लिखेंगे, कंक्लूजन देते हुए हम कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे कहूं भाईजान आप अकाउंटेंट है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको छुपा ले। अब मैं सीएफओ हूं, ये मैनेजर है, मैंने कहा छुपा ले। और साथ ही साथ मैंने कहा ओ आप तो रिक्शे पे आते जाते हैं, आपके लिए मैंने बाइक खरीदी है तोहफे के लिए, जाते हुए चाबी ले जाइएगा बाइक के। अब अगर आपसे पूछूं आपका क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हाँ, यही गलती है। आप कहेंगे कि अनएथिकल है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंप्लीट कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करना है। कंप्रीहेंसिव एनालिसिस क्या है? एक दफा आप सोचे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस केस में असल में 3 पार्टीज थी। 3 पार्टीज कौन कौन सी थी इस केस स्टडी में? एक मैं सीएफओ, एक ये अकाउंटेंट, तीसरा कौन था? इन्वेस्टर्स, जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। आपने इसका एनालिसिस पता है कैसे? आई कैप क्या कहता है एनालिसिस कैसे करो? आई क्या कहता है, स्टेप वन में ये कहो कि सीएफओ का ये ऑफर करना ये अनएथिकल बिहेवियर है,
ये अनएथिकल बिहेवियर है। ये चीज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है सीएफओ की ऑफर को तो ये अनएथिकल, लेकिन इससे इसको फायदा होगा इन मॉनेटरी टर्म्स, इससे इसको फायदा होगा इन मॉनेटरी। सिचुएशन का पॉजिटिव एनालिसिस भी करो, नेगेटिव भी, लेकिन इसका फायदा होगा। अनएथिकल है लेकिन इसको फाइनेंशियल टर्म में फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के अंदर इसकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी। रिश्वत लेता है, रिश्वत लेता है। देखिए एनालिसिस करते हुए एक तो सारी पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना है और हर पार्टी का प्लस माइनस दोनों लिखने हैं। ये मेन रूल केस स्टडी इस चैप्टर की सॉल्व करने के लिए याद करना। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते फिर क्या होगा, बताइए बताइए, केस स्टडी सॉल्व फिर क्या होगा? सिर्फ ये आपने सिर्फ कंक्लूजन बताया, मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। कंक्लूजन आपका ठीक है कि दो हरफी बात आपने कर दी, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले एनालिसिस करेंगे फिर कंक्लूजन। अब अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते क्या करेंगे? कंपनी के अंदर इनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इनको फाइनेंशियल टर्म्स में नुकसान होगा और हो सकता है फ्यूचर में जॉब का थ्रेट भी हो जाए, है क्या नहीं? अब ये इनका एनालिसिस हो। अब तीसरी पार्टी कौन सी? इन्वेस्टर। अगर ये ऑफर अगर ये ऐसा कर लेते हैं जैसे मैंने कहा इनको, तो इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा? उनको फायदा होगा, उनको नुकसान होगा। उनके पास सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पहुंचेंगी, उसको देके बहुत से इन्वेस्टर शेयर्स खरीदने का डिसीजन कर लेंगे जो गलत होगा। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते इसको तो फिर इन्वेस्टर्स का फायदा, उन तक रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेगी। तो किसी भी डिसीजन के याद रखें, किसी भी डिसीजन का इफेक्ट सिर्फ एक पार्टी पे नहीं होता। पहला रूल, जब कभी हम एक एग्जाम में केस स्टडी देगा इस चैप्टर की, आपने उधर सिंपली डू दिस या डू नॉट दिस ये नहीं लिखना, पहले सिचुएशन का एनालिसिस करना है। पहले एनालिसिस, एंड पे एक्शन। एनालिसिस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कवर करना। इसमें शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, बाज़ औक़ात आप भूल जाएंगे, आप सिर्फ एम्प्लॉइज को और सीएफओ को कंसीडर करेंगे, इन्वेस्टर को शायद भूल जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब केस स्टडी सॉल्व करते आपको पता चल जाएगा स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन कौन से, जैसे आईकैप की एक केस स्टडी है, उसमें उसने कहा कि गवर्नमेंट से इजाजत ली कि इधर स्कूल बनाएंगे, एक जगह ले ली गवर्नमेंट से स्कूल बनाने के लिए, उसके 30% हिस्से पे स्कूल बनाया, 70% कमर्शियली रेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, वो जिसने रेंट आउट किया ओनर वो स्टेक होल्डर, जिसने रेंट पे चीज ली वो भी स्टेक होल्डर। एक स्टेक होल्डर मिस था, वो मैं भी स्किप कर गया। गैस कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, एक स्टेक होल्डर अभी भी स्किप हुआ। बच्चे, शाबाश, जिनके लिए स्कूल बना था, वो लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के बच्चे, वो भी स्टेक होल्डर है। वो क्या इस डिसीजन में इफेक्ट नहीं हुए? तो आपने जब कभी एग्जाम में कोई भी केस स्टडी आएगी एथिक्स की, स्टेप नंबर 1 हमने ये क्या सीखा कि हमने सिर्फ डिसीजन नहीं करना, एनालिसिस प्लस डिसीजन करना, और एनालिसिस में सारे स्टेक होल्डर्स को कवर करना। ठीक है, और उसमें अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो भी प्रपोजल उसने दिया होगा, नॉर्मली वो कोई ना कोई बात स्टेटमेंट दे रहा था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने फौरी तौर पे लगेगा आपको कि इसमें नो कर दूं मैं, लेकिन आपने उसका एनालिसिस करना है। यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सीईओ ने सीएफओ से कहा भाई बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, चाहिए नहीं होता है क्योंकि हमारे खर्चे इतने होते ही नहीं, वो तो सरप्लस के तौर पे पड़ा है, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ 4 सालों में, इसको निकाल के हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देंगे। फौरी तौर पे आपके जहन में क्या आया, नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना, एग्जाम में आपने पहले इसका एनालिसिस करना है। अगर ये कर लेते हैं तो स्टेक होल्डर्स में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर ये काम नहीं करते तो स्टेक होल्डर्स में क्या इंपैक्ट आएगा, फिर उसके बाद डिसीजन करना। और एग्जाम में एज यूजुअल डिसीजन के इतने मार्क्स नहीं होते जितने बेसिस ऑफ डिसीजन के आपके केस स्टडी के एनालिसिस के मार्क्स होते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको?
तो एनालिसिस करना सिखाना है मैंने आपको इसमें, और आपने भी ये चीज सीखनी। तो क्लियर हो गया? एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? दो बार बात बताएं, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम में आपको होता है इसमें रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वो नहीं पूछता, मॉडल पेपर देख लें, रिसर्च पेपर देख लें, वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप बड़ी बड़ी डेफिनेशन का रटा लगाने की जरूरत नहीं है, उसका क्रक्स याद करें, आगे निकले। एथिक्स, राइट एंड रॉन्ग। बिजनेस एथिक्स यानी बिजनेस में एथिक्स को हम कैसे अप्लाई करें, ये हम सीख रहे हैं। देखिए, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, मुझे कैसे पता चला झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात? किसी ने बताया तो मुझे पता चला ना, ठीक है, किसी ने बताया तो मुझे। उसी तरह बिजनेस में क्या चीज एथिकल है, क्या चीज नहीं है। आपको अगर डिफरेंट सिचुएशन फेस करना पड़ती है जिनमें एथिकल इश्यू आता है, आपने कैसे डिसीजन कर, आपको सिखाएंगे तो पता चलेगा ना। बिजनेस में एथिक्स की एप्लीकेशन आपने नहीं सीखी हुई, सोशल लाइफ में एथिक्स आपने सीखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस में एथिक्स आपने वो आपको सिखा, इसीलिए आई के आपने ये चैप्टर रखा है कि आपको पता चले बिजनेस में एथिक्स को कैसे अप्लाई करना। व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स क्या है? डिसाइड करना क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। जिसको ये पता चल गया वो एथिकल, एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड पे है। लेकिन अहम चीज कहता है सम टाइम इट इज इजी टू डिसाइड। क्या चीज एथिक्स है? क्या सम टाइम इट इज नॉट इजी। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आपको पता चला आपके बिजनेस में एक बहुत गरीब गार्ड है, उसने चोरी कर ली, ठीक है, गार्ड है, उसने कोई चीज चुरा ली 500 रुपए की, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम है, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते। उसके बच्चों ने, वो कहता है बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बताइए यहां पे आपको ये इशू हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? ये मुश्किल है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं ना, चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी, आपको फौरन कहेंगे सर चोरी करना बुरी बात है, अनएथिकल है। लेकिन इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर, आप उतनी जल्दी डिसीजन नहीं किया आपने जितनी जल्दी पहले डिसीजन किया था। तो सम टाइम ऐसा होता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ये हम क्लियरली डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे क्या अच्छा है। बाजू का ऐसा अच्छा ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे लिए चॉइस करना, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और एग्जाम में यही सिचुएशंस आपको दे, एग्जाम में ये सिचुएशन कभी नहीं देगा कि जिसमें आप इजीली डिसाइड कर लें। एग्जाम में आपको वो सिचुएशन देगा जिसमें आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको उसके ये तो पता चल रहा होगा ये काम गलत हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके जहन में ये भी कि इसके साथ कोई दूसरी चीज पॉजिटिव। पिछले दिनों वो था कराची में, क्या नस्ला टावर था शायद नाम उसका, हाँ, आपको अगर पता चले कि एक टावर है उसके ऊपर गैर कानूनी तामीर कर दिया ठेकेदार ने, ठेकेदार तामीर करके पैसे लेके निकल गया, अब उसके ऊपर किराएदार या जिन लोगों ने खरीदा वो मौजूद है, बाद में पता चला कि वो गैर कानूनी है। बताइए उस इमारत को गिरा देना चाहिए कि नहीं? आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है ना, इजीली आपको सोचना फौरी तौर पे पहला फर्स्ट थॉट ये आती है, फर्स्ट थॉट गिरा देना चाहिए। लेकिन याद रखिए एथिक्स में हमने सारे स्टेक होल्डर्स को कंसीडर करना, एनालिसिस करते हुए हमने सिर्फ फर्स्ट थॉट पे डिसीजन नहीं करना, सेकंड थॉट भी देनी है। क्या करना? अगर गिरा देते उन बेचारों का क्या कसूर है? जो किराएदार है या मालिक, उधर उन्होंने खरीद अपार्टमेंट्स वगैरह, वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। क्या जिसका कसूर है फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि कोर्ट को सिर्फ ये ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि इस टावर को गिरा दो? ये भी एक इशू है, इन्वेस्टिगेशन, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, वरना किया किसी और ने, सजा किसी और को मिल रही है। और क्या अगर उनसे खाली करवाना चाहिए उस बिल्डिंग को, उस टावर को, तो हमें 5 दिन का टाइम देना चाहिए, 50 दिन का टाइम देना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट्स अरेंज करनी चाहिए कि नहीं? ये सारे एथिकल इश्यूज हैं, सारे एथिकल इश्यूज। और याद रखें एथिक्स का मतलब लीगल नहीं होता, एथिक्स का मतलब लीगल नहीं होता। गवर्नमेंट अगर कुछ भी नहीं करती तो भी गवर्नमेंट को हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट ने लॉ की वायलेशन की है,
वो कोई भी अरेंजमेंट उसका नहीं ला करे, गवर्नमेंट के ऊपर लाजमी नहीं है। कोर्ट अगर ऑर्डर करे 7 दिन में बिल्डिंग करा दो तो 7 दिन में बिल्डिंग करा दे, लेकिन एथिक्स है लॉ के अलावा भी, लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस लॉ के अलावा भी सोचना। चलिए अब मैं कुछ थोड़ी बहुत जितनी सारी डिस्कशन है ना, इससे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यही कैप की बुक से एग्जांपल ज्यादातर हमने निकाली हैं। आपने बताना है कि इसमें आप क्या कहते हैं, आपके एथिक्स क्या कहते हैं, ये राइट है प्रैक्टिस या रॉन्ग है। पहला, अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं कर रहा, बताइए एथिकल या अनएथिकल? अनएथिकल। अगली बात, अब थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कुछ जगहों पे मुश्किल भी होगी। क्या एक कंपनी को सिगरेट सेल करने चाहिए या ऐसी चीजें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं? देखा, अब देखा कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। यहां से पता चला ये रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है। कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। जो आदि हैं या जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो यस कह रहे हैं, उनके लिए ये यस होगा। और जो नहीं है, मतलब जो सोसाइटी एट लार्ज है, ठीक है, वो क्या कह रही होगी, उनके ख्याल में नहीं। अगली एग्जांपल, अच्छा मुझे ये बताइए, किसी की डेथ हो गई, उसने मरने से पहले कहा कि मेरी आंखें, दिल, गुर्दा, जिगर, जो चीज किसी दूसरे को डोनेट हो सकती है कर दो, एथिकल है? फौरी डिसीजन कर लिया। अगर कोई मर गया, लावारिस लाश है, कुछ नहीं कह के गया था, उसके ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए कि नहीं? बताइए कितने के ख्याल में कर देने चाहिए? 3-4 हैं स्टूडेंट जो कहने सर उसके लावारिस है, उसका क्या है, कर देने चाहिए। ज्यादातर ने कहा। फिर अगेन रिलेटिव कंसेप्ट है। अच्छा, और क्या किसी की इजाजत के बगैर, उसके पेट में दर्द है, उसे कहा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा तेरा, और उसके अंदर से गुर्दा निकाल लिया इजाजत के बगैर, ये एथिकल है क्या नहीं? ये आपने इजीली डिसीजन कर लिया, ठीक है। पिछला डिसीजन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, ये तो इस कुछ सिचुएशन इजी होंगी, आप इजीली डिसाइड कर लेंगे क्या एथिक्स एथिकल है क्या नहीं। कुछ में प्रॉब्लम होगी। लॉयर को, वकील पता है इस बंदे ने कत्ल किया है, फिर भी उसको डिफेंड कर रहा है, एथिकल है क्या नहीं? अच्छा, लीगल है क्या नहीं? लीगल है। ये देखा, लीगल और एथिक्स हमने दोनों कंसीडर करने हैं, लेकिन लाजमी नहीं दोनों सेम कंक्लूजन पे हमें पहुंचाए, ठीक है। लॉ में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो वकील किसी का भी केस लड़ सकता है, मुजरिम को भी हक है उसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ या जो भी कह ले उसको। लेकिन ये अगर पता है किसी लॉयर को तो एथिकली उसे उसका केस नहीं लड़ना चाहिए, वो तो क्राइम को फिर प्रमोट कर रहा है। किसी को कत्ल करना अनएथिकल, किसी कातिल को कत्ल करना, अच्छा नहीं, पहले नहीं, मैं देखिए मैं वोटिंग करवाना, मैं भी कुछ सीखना चाह रहा हूं ना। किसी मासूम इंसान को कत्ल करना, हाथ उठाइए, कितने का ख्याल है अनएथिकल है, कितनों का ख्याल है एथिकल है? अच्छा, मासूम इंसान, अच्छा भाईजान, मासूम इंसान को कत्ल करना एथिकल है? साथ वाले दोस्त की तरफ देख के कह रहे हैं एथिकल है सर। अच्छा, और किसी कातिल को कत्ल करना कितनों के ख्याल में एथिकल है? कितनों के ख्याल में अनएथिकल है? अच्छा, ज्यादातर का, लेकिन एथिकल वाले भी है कुछ, तो इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन बहरहाल रिलेटिव कंसेप्ट है। ये डिफरेंस किस वजह से? एथिक्स रिलेटिव कंसेप्ट है। एग्जाम में चीटिंग करना, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये नहीं पूछना, इसका जवाब सही नहीं देना। चले एंड पे एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहता है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या वो किसी से 2-3-4 हजार में लेक्चर खरीद ले? कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये एथिकल है? अच्छा, शाबाश। और कितनों का ख्याल है अनएथिकल है? चलिए अनएथिकल वाले, ठीक है। अच्छा, ये अनएथिकल है, इसे क्या करना चाहिए फिर?
इसे चोरी के लेक्चर नहीं ठीक है, आपका पॉइंट वो आ गया। कुछ ने कहा ले लेने चाहिए, कुछ ने कहा, अगेन वो रिलेटिव कंसेप्ट है ना, हर एक एथिक्स एक जैसे स्ट्रॉन्ग थोड़ी होते हैं। अनएथिकल। अच्छा, इसको करना क्या चाहिए? इसको चाहिए ये कि कॉलेज को अप्लाई करे, सर मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। ये एथिकल एनालिसिस है। और कॉलेज को भी चाहिए कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन से मुराद कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके ओके करते हैं, उससे एग्री करते हैं। अच्छा, अगर कॉलेज डिस्काउंट नहीं देता, नीडी स्टूडेंट फिर भी डिस्काउंट नहीं देता, कहता भाई जो मर्जी हो जाए डिस्काउंट नहीं देना, नहीं अब मुझे बता, नहीं किसी का नाम नहीं ऐसे, अगर वो ये क्या कॉलेज का ये एक्शन अनएथिकल है? लेकिन क्या इलीगल है? नहीं है। लॉ मना नहीं कर सकता किसी को, ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये अनएथिकल। अच्छा मुझे बताइए, इस केस स्टडी का एनालिसिस करते हुए अगर मिलती जुलती केस स्टडी एग्जाम में आए, आप सिर्फ स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करेंगे कि कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू भी? दोनों का, ठीक है। और मुझे बताइए, एक स्टेप आगे जा रहा हूं, सिर्फ एथिकल कंसीडरेशन को कंसीडर करेंगे कि लीगल को भी? लीगल को भी, दोनों को भी। एक कंप्लीट केस स्टडी में याद रखें, सारे स्टेक होल्डर्स और सारे एंगल्स कवर किए जाते हैं। जो शुरू में सीखते में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, समटाइम आप किसी स्टेक होल्डर को हो सकता है स्किप कर जाए, या समटाइम आप एथिकल इशू कंसीडर कर लें, लीगल को कंसीडर ना कर सकें, शुरू में प्रॉब्लम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ये चीज क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं, एथिक्स बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? एथिक्स बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? एम्प्लॉय कमिटमेंट, इसमें क्या एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं, जो जूनियर्स होते हैं ना, जूनियर फॉलोअर्स, वो लीडर्स को कॉपी करते हैं। अगर सीएफओ सीईओ एथिक्स को फॉलो कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज भी फॉलो, सीएफओ सीईओ टाइम पे आएंगे, एम्प्लॉयज भी टाइम पे आएंगे। सीएफओ सीईओ जो है वो कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे, जूनियर टीम मेंबर्स भी वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर सीएफओ सीईओ झूठ बोल रहा होगा, वो झूठ बोले, सीएफओ टाइम से पहले निकल जाया करेगा ऑफिस से, जैसे सीएफओ बाहर, जूनियर टीम भी बाहर। आप एग्री करते हैं, हमने शायद इस चीज को ऑब्जर्व भी किया हो कि जो सीनियर का जो तरह का कल्चर होता है ना, जिस तरह के उनके नॉर्म्स होते हैं, उसी तरह के नॉर्म्स फिर अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाते हैं जूनियर्स में। तो एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट के लिए, उनको कमिट रखने के लिए काम के साथ एथिक्स जरूरी है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर कंपनी एथिक्स को फॉलो कर, एथिक्स का एक नुकसान होता है क्या, सम टाइम आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, ये नुकसान होता है। ये किताब में भी उसने लिखा हुआ है, एथिक्स फॉलो करने का नुकसान होता है क्या, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़, लेकिन वो कहते हैं इन दी लॉन्ग रन ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है एथिक्स को फॉलो करना। इन्वेस्टर के लिए कैसे? फर्ज कीजिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से किसी सोसाइटी को, या कोई बड़ा हमने प्लाजा बनाया, इन्वेस्टर का पैसा है, हमने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज्यादा देने के लिए उसमें जो भी सरिया स्टील दूसरी चीजें थी वो लो क्वालिटी के लगाए। जब प्लाजा बन गया, लोगों ने उसके ऊपर रहना शुरू कर, अब देखें प्रॉफिट बढ़ गया ना, बढ़ गया कि नहीं प्रॉफिट, इन्वेस्टर को फायदा हुआ। लेकिन जब लोगों ने रहना शुरू किया, 1.5 साल के बाद प्लाजा गिर गया। अब मुझे बताइए, इस पूरे 1.5 साल की सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अल्टीमेटली इन्वेस्टर को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। यही कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में एथिक्स को फॉलो करने का शायद सम टाइम आपको कोई नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होता है। इसीलिए एथिकल कंप्लायंट कंपनीज पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। इन्हें पता होता है कि थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन प्रॉफिट चाहे थोड़ा सा, लेकिन प्रॉफिट होगा, कंसिस्टेंट होगा। वरना तो हो सकता है बिल्डिंग गिर गई, लिटिगेशन अलहदा होंगी, लोग जाहिर है जो बच गए हैं वो केस फाइल करेंगे, उनको हो सकता है हर्जाना अदा करना पड़े, और रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी कि भाई इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना आइंदा से, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं 1.5 साल बाद गिर जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट अनएथिकल बिहेवियर शॉर्ट टर्म में फायदा देता है, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली नुकसान होता है, और लॉन्ग टर्म का नुकसान ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको पता चले कि आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर का, अब
शाम को दोस्तों के साथ गए और आपने शवारमा और बर्गर खाए, सुबह उठ के देखा तबीयत खराब, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्कैन किया और कहा रात को आपने गधे का गोश्त खाया ना, बताइए आपके हालात जज्बात क्या होंगे? आप आइंदा कभी उस शॉप पे जाएंगे दोबारा शवारमा खाने? नहीं जाएंगे। आप कहेंगे इतना अनएथिकल बिहेवियर इसका, बाहर लिखा था वाकई बड़ा शवारमा 50 रुपए में, चिकन लिखना भूल गया था और हम भी पूछना भूल गए थे, हम भी भूल गए। तो ये अगर अनएथिकल बिहेवियर हो तो याद रखें, कस्टमर को जब पता चलता है प्रोडक्ट तो चीप क्वालिटी की है, कस्टमर प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीदता। इसीलिए कस्टमर को भी रिटेन करने के लिए एथिकल बिहेवियर जरूरी है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके कस्टमर को शायद हम अट्रैक्ट तो कर लें, लेकिन बाद में वो जब बातें झूठ साबित होगी तो कस्टमर थोड़े अरसे के लिए तो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वो भाग जाएगा। और ये ज़हन में रखिएगा, सेटिस्फाइड कस्टमर, ये रिसर्चर ने, मार्केटिंग रिसर्चर ने बताया हुआ है, सेटिस्फाइड कस्टमर नॉर्मली किसी दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करता, या यूं कह ले अगर सेटिस्फाइड कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक बंदे को दूसरे को कम्युनिकेट करेगा ना, तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 बंदों को कम्युनिकेट करता है। ये इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने अपनी बुक में लिखी हुई है बात। तो इसीलिए आप थोड़े अरसे के लिए हैवी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को अगर रिक्वायर कर, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर देते, आपने झूठ बोल दिया उसमें, ठीक है, तो बताइए एथिकल बिहेवियर क्या अनएथिकल? कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि डिससेटिस्फाइड? बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। इसलिए समझा रहा है कि बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करने का यह फायदा है कि आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, बल्कि एक स्ट्रेटजी सिखाते थे हमें, एक होता है सेटिस्फाइड कस्टमर, ये एक एडिशनल बात बता रहा हूं, किताब इसका टॉपिक से ताल्लुक नहीं है। एक होता है सेटिस्फाइड कस्टमर, एक होता है डिलाइटेड कस्टमर। कहता है आपकी क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, आप ये क्वालिटी प्रमोट करें, एडवर्टाइज करें, अनएथिकल बिहेवियर है। उसने सिखाया क्या? उसने कहा ये क्वालिटी है ना, अगर आपकी प्रोडक्ट में 10 क्वालिटीज है, आप 7 बताएं, एक्चुअल से लेस बताएं। कहता है जब कस्टमर को मोर देन एक्सपेक्टेड सर्विस मिलती है ना, वो सिर्फ सेटिस्फाइड ही होता, वो डिलाइटेड होता है, डिलाइटेड होता है। तो एथिक्स को फॉलो करने का अल्टीमेटली इन दी लॉन्ग रन फायदा होगा आपको, बजाय ये कि आप 10 की बजाय 15 प्रमोट कर रहे हो और बाद में अच्छा, अब बाकी की 10 चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, कस्टमर आपको ये नहीं कभी कहेगा कहीं बैठ के कि यार उनकी 10 सर्विसेज बहुत अच्छी थी। वो क्या कहेगा? उन्होंने कहा था 15 से ये 5 सर्विस उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हमेशा। इसीलिए एथिकल बिहेवियर हमें क्या कहता है कि झूठ बोल के, हैवी एडवर्टाइजमेंट करके, बढ़ा चढ़ा के चीजें बता के, इससे आर्जी तौर पे शायद आपकी सेल बढ़ जाए, लेकिन दी लॉन्ग रन नुकसान होगा। और फिर यही प्रॉफिट्स में भी यही बात कर रहा है कि एथिकल बिहेवियर से आपका समटाइम प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको एक्नॉलेज करता है। वो कहता है लेकिन आपने लॉन्गर होराइजन में डिसीजन करना होता है, इसलिए इन दी लॉन्ग रन एथिकल बिहेवियर आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। भाई क्लियर हो गया क्यों जरूरी है? एम्प्लॉइज के लिए भी इसकी अहमियत है एथिकल बिहेवियर की, इन्वेस्टर्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, प्रॉफिट भी आपका अल्टीमेटली इन दी लॉन्ग रन इंक्रीज होता है। चले अभी तक के लेक्चर की डिस्कशन में मुझे बताइए, हमें पता चल गया एथिक्स क्या है? हमने कुछ छोटी सिंपल सिचुएशंस में ये डिसाइड कर लिया कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएंगी, लेकिन सिंपल सिचुएशन में हमने ये डिसीजन कर लिया और हमने ये सीख लिया कि बाजू का तो क्विक डिसीजन हो जाता है क्या एथिकल है क्या है, बाजू का हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है? इन फायदों को जहन में रख के क्या आप एग्री करते हैं कि एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? इसके बाद आप किसी कंपनी में अगर जाएं और आपको सेल्स मैनेजर बना दिया जाए और आपसे कहा जाए प्रोडक्ट है, इसमें फीचर ये नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के सेल करो, तुम्हें कमीशन मिलेगा, आप क्या करेंगे? बढ़ा चढ़ा के कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर खरीद भी लेगा, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बताएंगे उस बंदे को? कहेंगे अब आप फौरी तौर पे तो आपकी सेल हो सकता है इंक्रीज हो, लेकिन जब कस्टमर को पता चलेगा एक्चुअली सर्विसेज नहीं है, वो ना सिर्फ ये कि खुद इसको खरीदना छोड़ देगा बल्कि दूसरों को भी बताएगा। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना, आपको पता है, एक पोस्ट करें वो आधे घंटे के अंदर लाखों तक शेयर हो जाती है। तो इसीलिए
इस सारी डिस्कशन, इस पोर्शन की डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि यानी बिजनेस, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी, हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी, हमारे कस्टमर्स के लिए भी, और जो उसने डिस्कस नहीं किया बुक में, हमारे सप्लायर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, सबके लिए बेहतर यही है कि एथिकल बिहेवियर्स को फॉलो करते हुए बिजनेस किया जाए। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? चलिए ये भी पार हो गया, आगे चलते। आपके सामने एक केस स्टडी आई, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसको सॉल्व। अच्छा देखें, एक तो हमारी जजमेंट हमें बता देती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, अंदर से आवाज आ जाती है ना कि भाई ये आप काम कर रहे हैं, ये गलत सही है, या ये सही है या ये गलत है। लेकिन एग्जाम में बैठ के याद रखिए, एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी उसमें वो आपसे सिर्फ डिसीजन नहीं मांग रहा होता, आपसे वो उस केस स्टडी का एनालिसिस भी मांग रहा होता है। आपने उसको एनालिसिस, डिसीजन पे आप फौरी तौर पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट थॉट ही आपको आपके डिसीजन पे पहुंचा देगी, और जो सही भी होगा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है इस सिचुएशन में। लेकिन असल में केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है, आपने जो क्वेश्चन में ना उसने कोई ना कोई अप्रोच बताई होगी, 3 अप्रोचेस हैं हमारे सिलेबस में। एथिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोचेस हैं स्टेप बाय स्टेप। ये अप्रोचेस समझ लीजिए 3 रास्ते हैं जो एक ही मंजिल पे पहुंचाएंगे। 3 रास्ते हैं एक ही मंजिल पे पहुंचाएंगे, लेकिन आपने किस रास्ते पे चला, प्रैक्टिकली तो आपकी मर्जी है, आप सही डिसीजन पे पहुंचना जरूरी है, एनालिसिस आप चाहे जैसे मर्जी करें, सही डिसीजन पे पहुंचना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में वो क्या करता है भला, आपको सिचुएशंस देके बताता है इस रास्ते से आके डिसीजन करो, इस रास्ते से आके डिसीजन करो, या इस रास्ते से आके। तो एग्जाम में जिस अप्रोच का उसने जिक्र किया होगा आपने उसी के मुताबिक केस स्टडी सॉल्व करनी है। ये बात समझ आ गई? एग्जाम में केस स्टडी, एग्जाम में ये चैप्टर कैसे टेस्ट होगा भला, उसने हमें एक केस स्टडी दी होगी जिसमें कुछ एथिकल कुछ अनएथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे, ज्यादातर अनएथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे, और आपसे कहेगा इसके ऊपर अपने कमेंट दीजिए, एवेल्युएट कीजिए, बताइए क्या ये जो प्रपोजल एक बंदा आपको दे रहा है, ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए कि नहीं कर लेने चाहिए। ठीक है, बेसिक रूल क्या है, आपने एनालिसिस करना है, बाद में कंक्लूजन देना है। एनालिसिस ज्यादा है हमें, और एनालिसिस में सारी पार्टीज को कवर करना है। अब एनालिसिस करना किस तरीके से है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक है ICAP का कोड ऑफ एथिक्स, यानी एथिकल इशू, अप्रोचेस टू सॉल्व एथिकल इश्यूज, या इसको यूं कह ले अप्रोचेस टू सॉल्व एग्जाम केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, अप्रोचेस टू सॉल्व एग्जाम केस स्टडी ऑफ दिस। 3 अप्रोचेस हैं। एक वो जो आप पहले शायद पढ़ चुके हैं कुछ स्टूडेंट, ICAP कोड ऑफ एथिक्स, ये कहते हैं एथिकली केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने डिसीजन करना। केस स्टडी सॉल्व करनी है कैसे, 5 प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, ये ICAP का कोड ऑफ एथिक्स है। दूसरी अप्रोच क्या है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, AAAB से बोलते हैं, ट्रिपल A मॉडल। ये कहता है 7 स्टेप्स हैं जिनमें आपने स्टेप नंबर 1 में कुछ काम करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, यानी एनालिसिस करने के 5 स्टेप्स दिए, सॉरी 7 स्टेप्स दिए इसने। क्या है, आपने एनालिसिस करना है, इन 7 स्टेप्स में करना है। इसने कहा आपने सिचुएशन का एनालिसिस करना है, इन 5 प्रिंसिपल में करना। इसका मतलब है जब हम एग्जाम में केस स्टडी देगा और कोड ऑफ एथिक्स देगा ना, हमारे सामने 5 डब्बे आ जाएंगे जो ये प्रिंसिपल्स है, और हम क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन लगाएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन इस डब्बे को फेड करती है, इसको इधर फेंको, ये वाली इंफॉर्मेशन इस डब्बे को फेड करती है, इसको इधर फेंको। जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। ये अप्रोच अमेरिकन अकाउंटिंग में 7 स्टेप्स हैं। हमने इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, और करना है स्टेप नंबर 1 में उसने कहा था ये देखो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इधर है, ये स्टेप 1 की इंफॉर्मेशन, ये स्टेप 2 की इंफॉर्मेशन, ये स्टेप 3 की इंफॉर्मेशन। और टकर्स मॉडल, ये एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट कह लें इसको, इसने कहा कि जब कभी एथिकल इश्यूज आप सॉल्व करेंगे, आपने 5 क्वेश्चंस पूछना है, आपने 5 क्वेश्चंस पूछना है,
और उन क्वेश्चंस की बेस पे डिसीजन करना कि यस नो यस नो यस नो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने ये तीनों अप्रोचेस पढ़नी भी है, समझनी भी है, और हर अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो हमने सॉल्व करना है, इसको किस अप्रोच के मुताबिक सॉल्व करना है ये कंफर्म नहीं है, तो हम तीनों सीखेंगे। पर्सनली हालांकि पर्सनली हमने आई कैप की कोड ऑफ एथिक्स साल से 15 साल हो गए कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी पढ़ता था, उसके बाद भी। लेकिन जब मैंने टकर्स मॉडल पढ़ा, मुझे ये ज्यादा पर्सनली मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा लगे, हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा लगे, मुझे पर्सनली ये मॉडल ज्यादा कंसेप्चुअल लगा, अच्छा लगा। बहरहाल लेकिन सीखने हमने तीनों मॉडल है। तो एग्जाम में जब कोड ऑफ ये एथिक्स की केस स्टडी आएगी, हमारे पास कितने मॉडल हैं? 3 मॉडल जो हमने इस चैप्टर में सीखने हैं। पहला मॉडल कौन सा? आई कैप का, दूसरा अमेरिकन मॉडल, और तीसरा टगर का मॉडल। ठीक है, और एग्जाम में वो आपको बताएगा, एग्जाम में आपको बताएगा कि आपने किस अप्रोच के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। हाँ, अप्रोचेस हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अप्रोचेस इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ कोड ऑफ एथिक्स? पढ़े? कितने स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट में पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स? टेक्स्ट में पढ़ लिया, शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स ने ये R2 में पढ़ा हुआ है? कल ही पढ़ा? चलिए बस ठीक है, पढ़ लिया हुआ ना, यानी पढ़ लिया हुआ है, कोई रह तो नहीं गया प्रिंसिपल? नहीं, इंटेग्रिटी पढ़ा दिया सर ने, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, तो बस और क्या, अब वो प्रैक्टिस ही करवानी है ना। हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले बच्चों को सारा पढ़ा देते हैं, उसके बाद एक आधे लेक्चर में उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कंसेप्ट, मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, मेरा काम, लेकिन याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने स्किप कर देना है, डेट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाते हुए इसकी जो एग्जांपल्स देनी है ना, अब आपके टेक्स्ट में अगर आपने पढ़ा है, R2 में पढ़ा है, तो आपके टीचर ने समझाते हुए जो एग्जांपल्स दी होंगी ना, अपने सब्जेक्ट के हवाले से एग्जांपल दी, मेरे सब्जेक्ट के हवाले से एग्जांपल नहीं दी होगी, तो इसीलिए मैं भी आपको वही कंसेप्ट समझाऊं, लेकिन एग्जांपल कौन सी होगी फिर हमारी? अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। वे क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या सीखा? एथिक्स क्या है, क्या बिजनेस में एथिक्स होने चाहिए, लेकिन एथिक्स होने से तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाती, प्रॉफिट कम हो जाता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। बल्कि आपको चलते चलते एक छोटी सी बात बता दूं, हमारी फर्म में, जिस फर्म से आर्टिकल्स किए ना, हमारे सीनियर हमें बताते थे, पार्टनर के साथ तो है कभी ट्रेनिंग लाइफ में बैठे नहीं थे हम, तो हमारे सीनियर हमें बताते थे कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो फर्म के पास आते हैं ना, फर्म पार्टनर स्ट्रेट अवे उन्हें कह देता है नो, हमने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। हम उस वक्त बड़े हैरान होते थे कि क्यों? वो ये बताते थे कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बाज़-औक़ात गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व, कैसे पता चलता है? अखबारों में खबरें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनर्स ये खास तौर पे जो पॉलिटिकल इश्यूज होते थे ना, उनमें फर्म नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे हमने कोई, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, उसको एक फर्म पसंद है, उसने कहा भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दो, इनसे फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। तो इसका मतलब ये है, फर्म जो सीनियर हमें बताते हैं, एग्जैक्ट पॉलिसी क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन सीनियर हमें ये बताते हैं कि फर्म इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि गवर्नमेंट की बिलिंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इन्होंने फोरेंसिक, तो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो उनको अपना दुश्मन समझ लेगी, और जब वो हुकूमत में आएगी तो वो फर्म की ऐसी की तैसी फेर देगी। वो इस 5 सालों में तो शायद फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर ले, लेकिन अगले 5 सालों में बंद हो जाए। तो इसलिए वो कहते थे कि हालांकि बिजनेस था उनमें, लेकिन उन्होंने अपने कुछ एथिकल वैल्यूज बना लिए थे कि इस तरह के क्लाइंट अगर हमारे पास आए ना, तो चाहे हमें जितनी मर्जी फीस ऑफर करें, हमने इनको एक्सेप्ट नहीं करना। तो एथिक्स याद रखें, प्रैक्टिस में फॉलो होते हैं। ठीक है, ये बात नहीं है कि आपको सिर्फ किताबी बातें पढ़ाई जा रही, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, इसीलिए तो समझाया जा रहा है आपको कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हमने अवॉइड करना है। क्लियर है बात? जी पूछिएगा जी। 2 मिनट्स क्विक रिवीजन सुनिए, 2 मिनट्स क्विक रिवीजन, शाबाश, अच्छा याद करवा दिया आपने।
हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स का मतलब क्या है? डिसाइड करना व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस में हमने एथिक्स को कैसे कंप्लाई करना है। इससे पहले आज का लेक्चर हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो आपको डिफरेंट कंसेप्ट से फेमिलियर करवा रहा है। पहले सबसे पहले उसने समझाया कि एथिक्स है डिसाइड करना क्या राइट है क्या रॉन्ग। कुछ सिचुएशन में हम इजिली डिसाइड कर लेते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग, कुछ सिचुएशन में हम इजीली डिसाइड नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी जिनमें कुछ एथिकल इश्यूज अराइज होते थे और उन्होंने आपसे डिसीजन मेकिंग करवाई। कुछ सिचुएशन में आपने इजीली डिसाइड कर लिया कि सर ये ठीक है ये गलत है, कुछ में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा, ठीक है, आपके लिए डिफिकल्ट। एग्जैक्टली इसी तरह प्रैक्टिस में भी होगा और एग्जाम की केस स्टडी में भी ऐसे ही होगा। आपको वन वर्ड तो पता चल रहा होगा कि ये काम होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपने कंसीडर करनी होती है एडिशनल, जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगी कि क्या हमें वाकई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एथिक्स बिजनेस में क्यों जरूरी है? ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अहम है, एम्प्लॉयज के लिए भी अहम है, कस्टमर्स के लिए भी अहम है और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में और कुछ भी ना सीखे, प्रैक्टिकली सिर्फ एक चीज सीख लें, क्या? एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ हमारी रेपुटेशन को इंक्रीज नहीं करता बल्कि हमारे प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। और अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे शायद आपका प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज हो लेकिन आपकी रेपुटेशन जीरो हो जाएगी जो कि लॉन्ग रन में आपको नुकसान देगी। कि एग्जाम में केस स्टडी आएगी, एक आपसे कहेगा ये केस स्टडी है इसमें एथिकल इशू है इसको सॉल्व करें। तीन अप्रोचेस के मुताबिक केस स्टडी सॉल्व हो सकती है, तीनों में से कोई एक कहेगा आपसे, ठीक है। कौन कौन सी आई? क्या कोड ऑफ एथिक्स, अमेरिकन मॉडल और मॉडल, ठीक है। जो मॉडल वो कहिए हम सीखेंगे तीनों मॉडल। अब अगले लेक्चर में हमने ये चीज सीखनी है, सीखेंगे जो मॉडल कहे उसके मुताबिक हमने इसका एनालिसिस करते हैं। क्लियर? चलिए, और एग्जाम में आखिरी चीज ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में आपको एक्शन या डिसीजन लिखने के मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, उसका एनालिसिस करने के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप आईकैप की केस स्टडी का सॉल्यूशन पढ़े होंगे ना आपके जहन में ये बात आएगी, ये बिला वजह बात लंबी खींच रहा है, इसमें तो सीधा डिसीजन हो जाना चाहिए यस है या नो है, लेकिन बात लंबी क्यों खींच रहा है? वो आपको एनालिसिस करना सिखा रहा है कि एक सिचुएशन का आपने सारे के सारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को सामने रख के डिसीजन करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।